नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेलिब्रिटी टॉक में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, जाहिर सी बात है कि हमारे साथ कोई ना कोई सेलिब्रिटी ज़रूर है। लेकिन आज के जो सेलिब्रिटी हैं, आपको मिलकर उनसे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे गाने जो हमारी ज़ुबान पर है, और केवल यंग जनरेशन ही नहीं, हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी पीढ़ियाँ भी हैं जो उन गानों को पसंद करती हैं, और यही लेखन की खूबी होती है। हमारे साथ में है मनोज मुंतशिर जी। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया ज्योति, थैंक यू। और सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे करूंगी कि जैसा आपके नाम का अर्थ है बिखर जाना, रोशनी फैलाना, और आप अपने गीतों और शायरी के माध्यम से वास्तव में आज फिल्म जगत में जो ये खूबी है रोशनी के तौर पर बिखेर रहे हैं। लेकिन कैसा लगता है सबसे पहले जब आपको एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाता है? शुरुआत हम यहीं से करें। देखिए, सेलिब्रिटी के तौर पे देखा जाता है, ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन मैं इस बात को कभी बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ। मुझे एक लेखक के तौर पे देखा जाए, मुझे एक साहित्यकार के तौर पे देखा जाए, मुझे एक उस लड़के के तौर पे देखा जाए जिसने एक सपना देखा एक छोटे से घर में जन्म लेने के बाद, और वो सपना उसने पूरा किया, तो मुझे ये बात ज़्यादा अच्छी लगती है। जहाँ तक सवाल शोहरत का, सेलिब्रिटी होने का है, तो मैंने कहीं लिखा था कि आज आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। तो कुछ याद नहीं रह जाएगा, सिर्फ वो गाने जो मैं पीछे छोड़ जाऊँगा वो याद रह जाएंगे, वही ज़िंदा रहेंगे, यही ठीक है। तो शब्दों की ये रूहानी दुनिया है, और शब्दों की इस रूहानी दुनिया से मनोज आपके जहन तक पहुंचते हैं और हमेशा के लिए अमिट छाप छोड़ जाते हैं। मनोज, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर अब दूसरा सवाल जो मुझे लगता है पूछना चाहिए। जैसा आपने कहा कि सपने सपने हर व्यक्ति देखते हैं और हर युवा देखता है, लेकिन अमेठी से निकला हुआ गौरीगंज का एक लड़का मुंबई में ऐसी ऐसी फिल्मों में ऐसे ऐसे गीतों की रचना, ऐसे ऐसे डायलॉग्स की रचना करता है। ये थोड़ी सी ऐसा लगता है ना कि हमने कोई सपना देखा क्या और वो हकीकत में बदल गया, या वास्तव में बहुत संघर्ष से गुजरना पड़ा आपको? संघर्ष तो था, और संघर्ष का कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन संघर्ष के साथ एक चीज़ बिल्कुल यकीनी तौर पे है कि अगर आप संघर्ष हिम्मत से कर ले जाएं और पेशेंस के साथ, तो कामयाबी ना मिले ये हो ही नहीं सकता। ये मतलब फिजिक्स का लॉ है कि जब आप एक कदम यहाँ उठाएंगे और एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं तो पहुँचेंगे आप। मुझे हमेशा ये बात लगती रही कि जिन लोगों को कामयाबी नहीं मिली उसकी वजह ये नहीं थी कि उनके पास टैलेंट कम था या काबिलियत कम थी। हमेशा कामयाबी ना मिलने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो है कि उनमें सब्र कम था। वो टिके रहने का, जमे रहने का जो हौसला होता है कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, पर छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसा मैं कहता था उस वक्त कि कश्तियाँ हमने जला दी हैं भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। तो मेरे साथ ये बिल्कुल यकीनी तौर पे था कि कुछ भी हो जाए मैं हार के तो वापस नहीं जाऊँगा। और जब इतनी ज़िद होती है तो कहीं कोई कुदरत है, कहीं कोई नेचर है, कहीं कोई खुदा है जो आपका साथ देता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, वसीम साहब का एक शेर है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। जितना खूबसूरत आप लिखते हैं उतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है मनोज। यहाँ पर एक चीज़ और कि अमेठी में जब वो बच्चा पढ़ रहा था, बढ़ रहा था और अपने सपनों को भी लेकर वो आगे चल रहा था, उस समय कब ऐसी कोई घटना घटी जो आपको लगा कि नहीं, मेरी ये जगह नहीं है, मुझे कहीं और जाना है? वो पल, वो अनुभव या वो प्रोत्साहन का वो पल आप हमसे शेयर करना चाहें? 97 की बात है। मैं बीएससी कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और इलाहाबाद जाने के लिए अमेठी से इलाहाबाद 2 ही ट्रेनें हुआ करती थी। एक सुबह PRL ट्रेन हुआ करती थी, प्रतापगढ़ रायबरेली लखनऊ, शायद इसका ये पूरा नाम था। तो वो ट्रेन पे सवार होके मैं जा रहा था इलाहाबाद। रास्ते में एक स्टेशन आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में वो ट्रेन ख़राब हो जाती है और हमें कहा जाता है कि तकरीबन 2 घंटे लगेंगे ये ट्रेन दोबारा बनने में। तब तक आप लोग घूम टहल लें, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बिल्ली की दौड़ दूध तक। तो मैं भी घूमने टहलने लगा, और घूमते टहलते एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे AH व्हीलर जो किताबों की दुकान होती है, अभी भी होती है हर स्टेशन पे, वहाँ जा पहुँचा। वहाँ देखा एक किताब रखी हुई थी, ऐसे ही मेरा हाथ पड़ गया उस पर, मैंने उठाया। साहिर का दीवान था, साहिर लुधियानवी का, और मैं देखने लगा। पहला ही पन्ना पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था कि दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था लौटा रहा हूँ मैं। बड़ा कुछ अच्छा सा लगा अंदर कि यार ये तो बड़े सही जज्बात हैं। फिर आखिरी जो कवर पेज होता है पलट के देखा तो उस पर कीमत लिखी हुई थी 18 रुपये। तो मुझे लगा अगर ये 18 रुपये की किताब ख़रीद ली तो मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, या इलाहाबाद का जो मेरा प्रवास है उसमें 3-4 दिन का मेरा नाश्ता मारा जाएगा, क्योंकि ये 18 रुपये में तो मैं 3-4 दिन नाश्ता कर सकता हूँ। बड़ी रकम थी। हाँ, बड़ी रकम थी। खैर थोड़ी देर वो जंग चलती रही मेरे नाश्ते के बीच में और साहिर साहब के बीच में। आखिर में साहिर साहब जीत गए। 18 रुपये मैंने दिया, किताब ख़रीदी, तब तक ट्रेन बन गई। जब तक वो किताब पढ़ते पढ़ते मैं
प्रतापगढ़ से इलाहाबाद पहुंचता, मेरा दिल मुंबई पहुंच चुका था। मैं ये तय कर चुका था कि मुझे भी साहिर की तरह बनना है, वही करना है जो इन्होंने किया था। तो कोई एक घटना ज़रूर होती है ज़िंदगी में, इसीलिए मैंने मनोज जी से ये सवाल पूछा, क्योंकि वो एक घटना ही होती है जो आपके आगे के जो रास्ते हैं वो तय कर देती है। आपने अपने कुछ चीज़ें, जब मैं पढ़ रही थी आपसे इंटरव्यू से पहले, उसमें आपने लिखा है कि एक अच्छे शायर के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप पढ़ें, साहित्य का अध्ययन आपके लिए ज़रूरी है। शायद 2000 से ज़्यादा शेर व शायरियाँ अगर आप पढ़ लिए हैं या किताबें आपने पढ़ ली हैं तभी आप सफल हो पाते हैं। किसको आपने पढ़ा और किसका आपके दिमाग में, एक तो साहिर जी का जिक्र आपने किया ही जो बहुत ही उम्दा व्यक्ति रहे अपने जीवन में, किसका सबसे ज़्यादा असर रहा आपके ऊपर? ज्योति, इतने लोगों का असर रहा ना कि अगर मैं बताने पे आऊँगा तो पूरी शाम गुजर जाएगी। फिर भी अगर आप जानना ही चाहें तो साहिर लुधियानवी, फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी, वाली असी, मैं कितने नाम गिनाऊँ, फैज़ अहमद फैज़, ये कुछ, वो मुजफ्फर वारसी, प्रेमचंद्र, उपेंद्र नाथ अश्क, तुलसीदास, ये वो लोग थे जिनको पढ़ने के बाद जो मेरी साहित्यिक चेतना है वो थोड़ी ऊपर गई, जहाँ आपका एक टेस्ट डेवलप होता है, जहाँ आपको लगना शुरू होता है कि हाँ, अच्छी शायरी सिर्फ ये नहीं है कि आपने लिख दिया, तुकबंदी कर ली, काफिया मिला दिया, मैं दीवाना हो गया, परवाना हो गया। इट हैज़ टू हैव अ डीपर मीनिंग। तो डीपर मीनिंग कहाँ से आएगी? डीपर मीनिंग कोई तरीका ही नहीं कि पढ़ने के सिवा कहीं और से आ जाए। मैं ये बात मानने से इनकार करता हूँ, क्योंकि ये जो पॉलिशिंग है ना टैलेंट की, आपको लिखना आ सकता है, आपकी शब्दों के प्रति एफिनिटी हो सकती है, उनकी तरफ आपका झुकाव हो सकता है, लेकिन वो जो तराजू है, मेयार, वो कहाँ से आएगा? जब तक आप किसी 5 स्टार शेफ का खाना नहीं खाएंगे तब तक आपको अपनी बनाई हुई दाल में कमी कैसे नजर आएगी? क्योंकि एक कंपैरेटिव स्टडी होनी ज़रूरी है कि यार वहाँ क्या अच्छा खाया था। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है किसी को, तो आपको तो खुद जो लिखना सब अच्छा लगेगा। मेरे साथ ये था कि मैंने इतना पढ़ा कि पढ़ने के बाद मेरा जो लिखा हुआ था वो मुझे ख़राब लगने लगा, और यहीं से सही बात होनी शुरू हो गई। क्योंकि जब अपना लिखा हुआ ख़राब लगने लगे, जब अपना लिखा हुआ आप रिजेक्ट करने लगे, आप उसके लिए बेदर्द हो जाएंगे, फाड़ के फेंक दें, अभी लिखा अभी फाड़ के फेंक, जो मैं आज तक फेंकता रहता हूँ, तो मतलब आप सही रास्ते पे हैं। मतलब आपका जो टेस्ट है, आपका जो मेयार है और आपकी जो शायरी का वक़ार है वो ऊपर जा रहा है। दो चीज़ें आपकी बात से निकली, वो उसका भी मैं जिक्र करूंगी। साहिर लुधियानी को अगर आप देखें, बहुत अच्छे शायर हैं और बहुत अच्छे फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, उनके गीत का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो दोनों ही खूबी आप में भी है। और एक जिक्र आपने किया तुलसीदास का, तो भजन का भी मैं जिक्र ज़रूर करूंगी, क्योंकि एक शायर, एक गीतकार जब भजन लिखता है तो क्या वो ज़िंदगी में भी एक ऐसा पड़ाव आया? क्योंकि मैंने पढ़ा आपको कि कहीं आपने भजन भी लिखे, या भजन लिखने से जुड़ा कोई वाकया था जो आप शेयर करना चाहें हमसे आज? भजन मेरी लाइफ में इसका बड़ा एक दिलचस्प सा वाकया है, इसीलिए पूछा मैंने ये सब। मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, और अब मैं बड़े हक के साथ उनको अपना मित्र भी कहता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, अनूप जलोटा जी। तो बड़े स्ट्रगलिंग डेज की बात है, जब मुझे कई दिन हो चुके थे और मैंने ढंग से ना कुछ खाया था ना पिया था, और चाय तक नहीं मिली थी मुझे। तो एक दिन ये एक डायरी हुआ करती थी जिसमें मैंने बहुत सारे नाम लिख रखे थे जिन लोगों से मिलना होता था। तो उनमें बहुत सारे नाम जो है उस पर लाल गोला लगा दिया था, क्योंकि ये लोग मना कर चुके थे मिलने से या काम देने से। तो एक नाम देखा मैंने, अनूप जलोटा। मैंने कहा अच्छा, अनूप जी से तो अभी बात नहीं हुई, चलो कोशिश करते हैं इनसे मिलने की। तो मैं शिवाजी पार्क दादर में उनका घर है, वहाँ पहुँच गया। इत्तेफाक से उस दिन अनूप जी घर पे थे, उनके मैनेजर थे भरत। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अनूप जी से मिलना है। तो पहले उन्होंने वही बोला कि अनूप जी व्यस्त हैं। मैंने कहा उनसे बोलिए कि मैं अमेठी से आया हूँ। तो अमेठी एक सिक्के की तरह हमेशा चल जाया करता था। तो भरत ने फ़ोन किया और बोला कि अमेठी से कोई आया है, मनोज मुंतशिर मिलना चाहते हैं। अनूप जी ने बोला भेज दो ऊपर। मैं अनूप जी से मिलने गया। मिलने के बाद अनूप जी ने कहा अच्छा बताइए क्या लिखते हैं। तो मैंने कहा मैं इनके सामने आ तो गया हूँ, पर मैं इस सवाल का जवाब क्या दूँ, क्या लिख? मैं इनको बोलूँ फिल्मी गाने लिखता हूँ मैंने कहा अनूप जी मैं भजन लिखता हूँ। तो अनूप जी थोड़ा अच्छा भजन लिखते हैं, लाइए कुछ सुनाइए कुछ। मैंने इसमें लिखा हुआ है लेकिन बहुत ही अजीब सी हैंड राइटिंग में है। आप एक काम करें, चाय मंगवाएं, जब तक चाय आएगी तब तक मैं साफ साफ लिख के फेयर करके आपको मैं दे देता हूँ, आप खुद ही पढ़ लीजिए। तो अनूप जी ने कहा अच्छा ठीक है। देखिए मैंने अपने लिए मोहलत भी मांग ली और चाय भी मांग ली। तो चाय का ऑर्डर अनूप जी ने दिया। तो मैंने कहा अनूप जी थोड़ा खाली चाय पीने से एसिडिटी हो जाती है, तो कुछ नाश्ता भी। तो अनूप जी बेचारे भोले वाले आदमी, उन्होंने कहा हाँ भाई नाश्ता भी लाइए इनके लिए। अब आप देखें रेस अगेंस्ट टाइम कि 10 मिनट लगेगा मतलब चाय बन के आने में और नाश्ता आने में। उस 10 मिनट में मुझे वाकई भजन सोच लेना था और कुछ लिख भी लेना था। मैंने सचमुच कुछ सोचा, जय रघुनंदन जय सियाराम टाइप का कुछ लिख लिया। लिख के अनूप जी को इधर चाय आई, मैंने उनको थमाया। मैंने कहा जब तक
ये इसको पढ़ें और मुझे कहें कि यहाँ से सीधे आप बाहर नज़र आइए, इतना ख़राब लिखा है आपने, तब तक मैं चाय ख़त्म कर लूँ कम से कम। तो मैंने चाय जल्दी जल्दी पीनी शुरू की। अनूप जी ने पढ़ा, अनूप जी कह रहे हैं कि चेक पे नाम क्या लिखूं? मैंने कहा चेक पे क्यों? नहीं, बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो चेक अकाउंट किस नाम से है? मैंने कहा अनूप जी अकाउंट तो नहीं है कोई, आप दे दें मुझे, मैं बेरर कहीं से कैश करा लूँगा। अनूप जी ने चेक पे नाम लिखा, मनोज मुंतशिर, बेरर चेक बना के 3000 रुपये का मुझे दिया। और मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, इनको ये इतना अच्छा लग गया। शायद ये उनका बड़प्पन था, वो मेरी मदद करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने किया। मैंने चाय अधूरी छोड़ी, चेक लेके भागा, इसके पहले कि उनका मन बदल जाए, वो चेक वापस ले लें। ये बहुत अच्छा वाकया था। और ये शायद आपकी पहली कमाई थी क्या, 3000 रुपये जो भजन के तौर पे? भजन का जिक्र ही इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो शायर है, जो गीतकार है, उनके लिए जो टेस्ट होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फिर वो भक्ति में आते हैं। शायर जो होता है, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ मनोज, कि शायर जो है वो शायरी अपने लिए करता है, अपनी जो एक रूहानी उनकी जो भूख होती है उसको वो शांत करने के लिए लिखते हैं। लेकिन जब आप गीतों में जाते हैं, आप देखिए आपकी फिल्मों के जो गीत हैं, तेरी गलियाँ जो है वो आज के समय का है, और भी जो दूसरे गीत हैं, चाहे MS धोनी का है, चाहे रुस्तम का है, इसमें शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग है। तो रोमांटिक वो भी, लेकिन उसमें शब्दों को, कुछ प्रेम को कुछ अलग ही ढंग से आपने पिरोया है। तो ये क्या आपकी खासियत है लिखने की, या बस ये हो गया क्योंकि कलाकार के पास कई बार हो जाता है? ये शैली है आपकी? ये शैली डेवलप की है। देखिए, आपको अपना एक अंदाज तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि आप अगर सबकी तरह हैं तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है दुनिया में? तो आपकी ज़रूरत तभी है जब आप अपनी तरह हैं और आप में कुछ अलग है। अब इस अलग को मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा लिखता हूँ, लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हाँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो बहुत खुदरव है, वो मेरी तरह का है, उसमें मेरी बू बास महक आती है। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे फिल्मी गीतों में वो गहराई हो जो कि उस ज़माने की शायरी में हुआ करती थी। और गलियां वाला जो आपका गीत है, गलियां एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही आम बात है कि गली मोहल्ले की बातें, लेकिन गीतों में ये हमको सुनने को नहीं मिला। तो इसके लिए कहीं से आपको मोटिवेशन मिला कि गलियां आ कैसे गया आपकी जुबान पर या गीतों पर? 2013 की एक सुबह की बात है। मैं गोरेगांव में जहाँ रहता हूँ, गोरेगांव वेस्ट में, मैं सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला, तकरीबन 6 बजे के आसपास। मेरा अचानक ध्यान गया कि जो एक लेन मेरे घर तक आती थी उस पर एक पत्थर लगा हुआ था। तो पिछली शाम उसका नामकरण हुआ था और उसका नाम था गोविंद जी श्राफ मार्ग। अभी भी वही है, मैं वहीं रहता हूँ। तो गोविंद जी श्राफ मार्ग, राइटर, एक OCD केस होता है, कुछ ना कुछ दिमाग में अटक जाता है। मेरे दिमाग में मार्ग वर्ड अटक गया और मैं जॉगिंग करते करते मार्ग पे सोचने लगा। मार्ग, पथ, पगडंडी, रोड, सड़क, लेन, स्ट्रीट, गली, गलियाँ। तो गलियाँ जैसे दिमाग में फ्लैश हुआ, मुझे अचानक लगा बड़ा रोमांटिक वर्ड है, कुछ सोचते हैं। और मुझे लगता है आमद थी, तकरीबन 90 सेकंड्स के अंदर ही वो लाइनें मेरे दिमाग में आई कि यहीं डूबे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, यहीं मरना और जीना, यहीं मंदिर और मदीना, गलियां तेरी गलियां। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत लाइन है ये। मनोज, मुंबई के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक चीज़ ये भी कही जाती है कि बिना गॉडफादर के मुंबई में कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए, पहुंच अच्छी होनी चाहिए। इस बारे में भी मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत सारे युवा देखेंगे, उनको भी कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। गॉडफादर, जिसका गॉड ही फादर हो, उसे किसी गॉडफादर की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी। मतलब आप में काबिलियत हो और भगवान आपका सबसे बड़ा फादर है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। और आपके पास 10 गॉडफादर हों लेकिन आपके पास टैलेंट ही नहीं है तो कोई आपको कुछ बहुत कहीं ले नहीं जा पाएगा। और कम से कम जहाँ तक लिखने का सवाल है, तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा मुंबई ने इम्पोर्ट की है दूसरे शहरों से। तो चाहे राइटर्स हमारे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो पंजाब के हों, ज़्यादातर राइटर्स बाहर से ही आते हैं। तो वो दुनिया तो खुली हुई है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे राइटर्स, छत्तीसगढ़ के राइटर्स हैं जिन्होंने जाके बहुत अच्छा काम किया है। तो वो मैदान पूरा खुला हुआ है। आप ये मान के आएँ कि कम से कम लेखनी के तो आप वरद पुत्र हैं, आपको तो ज़बान की जो ताकत है वो खुदा ने दी हुई है, उसके दम पे आप आ जाएं और आप ये मैदान ज़रूर फतेह कर लेंगे। कोई पसंदीदा शायर जिसकी शायरी आपको बहुत पसंद है, जो आपको याद हो, आप सुनाना चाहें ज़रूर? मुझे कैफ़ी आज़मी बहुत पसंद है, मुझे साहिर पसंद है, मुझे साहिर की ताजमहल नज़्म बड़ी पसंद है जो मैं 100 बार सुना चुका हूँ अलग अलग जगहों पे।
ताश तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। साहिर की अपनी माशूका से कहते हैं कि तुम मुझसे ताजमहल में मत मिलो, कहीं और मिलो। क्यों? ये समंजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बहुत खूब। और आपका ये जो अंदाज़े बयां था मनोज, उसमें नुक्ता का बहुत ही सुंदर उच्चारण है और आपकी ज़ुबान बहुत साफ है। क्या ये पढ़ने से आ गई है या जिस जगह से आप हैं उसका ये असर है? दोनों। एक तो अवध का आदमी जल्दी ख़राब ज़बान नहीं बोलता, तो मैं अवध का हूँ, और दूसरी बात ये कि हाँ बिल्कुल पढ़ाई तो की ही है, तो उसका असर दिखता है। अच्छा, आजकल का युवा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूं, आजकल का युवा हर चीज़ तेज़ी से पाना चाहता है। पेशेंस की जो बात आपने कही आज के युवा में थोड़ी सी कम है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? उनको लगता है कि कोई शॉर्टकट है, ऐसा कोई जादुई चमत्कार होगा और रातों रात वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे। उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मनोज कोई मुंतशिर शॉर्टकट होता है? मनोज मुंतशिर को रातों रात सेलिब्रिटी बनने में 18 साल लग गए, तो ये कुछ रातों रात होता नहीं है। कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं होता है सिवाय मेहनत के, और कम से कम बड़ी कामयाबियाँ तो शॉर्टकट से नहीं मिलती हैं। बड़ी कामयाबियाँ उस रास्ते से गुजर के ही मिलती हैं जो कि हमारे बुजुर्ग जिनसे गुजरे हैं, जिन पे लोगों के जो नक्शे कदम है वो अंकित हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप एक दिन सो के उठें और आपको लगे कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया। बहुत लंबा रास्ता है, पुरखतर रास्ता है, मेहनत का रास्ता है, सर कटाने के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो वैसे ही ये जो स्ट्रगल की राह है ये लंबी है, और जब आप यहाँ आएँ तो ये समझ के आएँ कि दिन महीने साल निकलते चले जाएंगे और आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कब बालों में चांदी आ गई। तो ये तय करके आएँ कि इतना आसान नहीं होगा। एक लेखक दिल से बहुत अच्छा होता है, संवेदनशील होता है। जीवन को किस तरीके से देखते हैं आप? हैप्पीनेस। अगर आपने अपनी हैप्पीनेस अचीव कर ली, किसी वजह से अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, किसी भी वजह से, तो आप बहुत कामयाब इंसान हैं। तो मैंने ये बात हमेशा बोली है कि कामयाबी का पूरा रिश्ता ही इस बात से है कि आप कितने खुश हैं। तो अपनी खुशी अचीव करें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी सेलिब्रिटी बनने में हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी बहुत कामयाब होने में हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा कमा लें तो आपकी खुशी आए। हो सकता है आपकी खुशी एक बंद कमरे में एक चाय का प्याला लेके बैठने में और अच्छा म्यूज़िक सुनने में हो, तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो खुशी का कोई रिश्ता कामयाबी से नहीं है। वैसे ही ज़िंदगी में जितना भी जो चीज़ें अनमोल हैं, प्रेशियस हैं, वो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जाती। वो अपनों का साथ हो। मैं हमेशा एक बात बोलता था कि लाइफ ना एक नींबू दौड़ जो होता था ना बचपन में, जब चम्मच में नींबू लेके दौड़ते थे, तो वैसा है कि भले आप दौड़ जीत गए लेकिन आपका नींबू गिर गया तो फिर आपके जीतने का कोई मतलब नहीं है। तो वैसे ही जो आपके रिश्ते हैं वो नींबू की तरह हैं कि अगर वो रिश्ते बीच में गिर गए तो फिर आप अगर ज़िंदगी की दौड़ जीत भी गए तो भी आप हारे हुए हैं। आपने अपने लिए कुछ एम बना के रखा है कि आपको उस ऊंचाई तक पहुंचना है? कुछ तो सोचा होगा। नहीं, मैं हमेशा इस मोमेंट में जीता हूँ। मैं जब गाने लिख रहा होता हूँ, जब मैं फिल्मों का डायलॉग लिख रहा होता हूँ, जब मैं बाहुबली के डायलॉग लिख रहा था, तो मैं खाली उस मोमेंट में तय करता हूँ कि ये अगले 3 घंटे जब मैं इस टेबल पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने मेरा कंप्यूटर खुला हुआ है, इस वक्त मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ। मुझसे पावरफुल कोई नहीं है, क्योंकि मैं जो यहाँ लिखूँगा इसे करोड़ों लोग गाएंगे। तो उतनी देर तक मैं अपने अंदर जो देवत्व है उसको जिंदा रखता हूँ। उसके बाद मैं बड़ा मामूली आदमी हूँ, मुझ में वही सब बुराइयाँ हैं जो किसी भी आम आदमी में होती हैं, लेकिन उतनी देर मेरा जो सारा टारगेट और जिसको मिशन आप कहती हैं, वो मिशन उसी 2-3 घंटे के लिए होता है। उसके आगे पीछे कोई मिशन है नहीं। आपके गानों की पंक्तियों को गुनगुना के बहुत सारे युवा जो है वो प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। आपके नज़रिए से प्यार क्या है? प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं दुआ करता हूँ कि जो भी मोहब्बत कर रहा है इस दुनिया में वो कामयाब हो। नए दौर के नए ख्वाब हैं, नए मौसमों के गुलाब हैं, ये मोहब्बतों के चिराग हैं, इन्हें नफ़रतों की हवा न दे। तो हर किसी की मोहब्बत कामयाब हो, यही चाहता हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। काफ़ी गंभीरता से आपने अपनी ज़िंदगी को और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए आपने एक रास्ता दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये है मनोज मुंतशिर, जो अपने गीतों से, अपनी शायरी से पूरी रोशनी बिखेर रहे हैं ताकि आने वाला जो युवा है, जो लेखनी की तरफ बढ़ चला है, वो इनको आइडियल माने या इनके जीवन से कुछ सीख ले, इस इंटरव्यू से कुछ सीखे कि धैर्य रखना ज़रूरी है। पेशेंस अगर आप में है तो देर से ही सही सफलता ज़रूर मिलती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।